जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पीजी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री का कोर्स 6 का एक टॉपिक बताने वाली हूँ। ये यूनिट ई का टॉपिक है। पहला टॉपिक महिला एवं साहित्य, उसमें चलचित्र और कला भी पढ़ना है, उसको मैं आगे बता दूंगी। ठीक है, इसका चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका महिला एवं साहित्य मतलब महिला और साहित्य की क्या भूमिका रही है। जैसे प्राचीन युग में या प्राचीन युग में महिला और साहित्य के बीच कैसा क्या कनेक्शन था, उन मतलब महिलाओं ने साहित्य में कितनी अपनी भूमिका निभाई है। या मध्य युग में महिला और साहित्य के बीच कैसा संबंध था, कैसा उन लोगों ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कुछ किया है या नहीं, इस चीज़ को देखना है। और आधुनिक युग में वो क्या कर रही है और क्या कर चुकी है, ये सबको देखना है। ठीक है, चलिए हम इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं। महिला एवं साहित्य, वुमेन एंड लिटरेचर। इसका इंट्रो। भारतीय भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मतलब भारत के समाज में हमेशा से जो है ना, वो पुरुषों को प्राधान्यता, मतलब उसमें हमेशा से पुरुषों की प्राधान्यता क्या है कि बनी रही है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पराक्रम, शौर्य, शक्ति, क्षमा, बुद्धि, प्रेम, ऐश्वर्य, दया और करुणा। ठीक, मतलब ये जो पुरुष है, पुरुष शब्द का अर्थ ही बहुत पुरुष शब्द का अर्थ जो है वो पराक्रम, शौर्य, शक्ति, क्षमा, बुद्धि, प्रेम, ऐश्वर्य, दया और करुणा है। ठीक, इन अर्थों के सहारे पुरुष खुद को श्रेष्ठ समझने लगे हैं। इनको जो ये अर्थ मिल गया है, उन अर्थों के सहारे ही ना पुरुष जो है वो खुद को क्या समझने लगे हैं, श्रेष्ठ समझने लगे हैं। और महिलाओं को निम्नतम प्राणी समझने लगे हैं। और जो महिलाएं हैं उनको क्या समझते हैं कि ये एक निम्नतम प्राणी है, महिलाएं हमसे छोटी है। ठीक है, और पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें पति के आदेशों का पालन करना पड़ता है। और जो महिलाएं हैं उनको समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण उनको अपने पति का जो भी आदेश रहता है उसका पालन भी करना पड़ता है, ये भी सच है। फिर भी महिलाएं अपने कोमल स्वभाव और समन्वय की भावना के कारण, लेकिन फिर भी जो महिलाएं वो अपने कोमल स्वभाव और समन्वय की भावना के कारण पुरुषों के साथ तारतम्य बनाए रखने में सफल रही है। ठीक है, वो पुरुषों के साथ मतलब पुरुष जो है वो हमेशा उन्हें अपने से निम्न ही समझते, लेकिन फिर भी जो महिला है वो उनको अपना मतलब उनके साथ अपना तारतम्य बना के रखने में सफल रहती है। उनसे किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं कि हाँ आप ठीक है, उनकी बातों का ये मान भी लेती है। ठीक है, साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान एक सृष्टा के रूप में भले ही अपेक्षाकृत कम रहा है, किंतु एक प्रेरणादायक के रूप में यह बहुत अधिक है। ठीक, प्राचीन काल में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन काल में क्या था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। उस समय महिलाएं भी शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में सभ्य थी। मतलब प्राचीन काल में क्या था कि महिलाएं मतलब साहित्य लेखन में बहुत ही अच्छी थी और वो शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी वो सभ्य थी। परंतु धीरे धीरे महिलाओं की परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या था कि महिलाओं की परिस्थितियों में ना परिवर्तन आते रहा और सामाजिक धार्मिक दबाव के कारण महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा पीछे रह गई। लेकिन जो सामाजिक धार्मिक दबाव थे उसी के कारण महिलाएं क्या थी कि वो पुरुषों के ना पीछे रहने लगी। ठीक है, पीछे होती चली गई। ठीक, लेखकों और कवियों ने नारी की कोमल भावनाओं का सहारा लेकर उसके मातृ रूप, पत्नी रूप और प्रियतमा रूप को दर्शाया। लेखकों और कवियों ने क्या किया कि नारी के कोमल भावना का सहारा लेकर उनके ना मातृ रूप को, मतलब उनके माता के रूप के, पत्नी के रूप को और उनको एक प्रियतमा के रूप में दर्शाया है। लेकिन कवि ने नारियों को श्रृंगारिक वर्णन किया है। जो कवि थे वो नारियों का श्रृंगारिक वर्णन किए हैं और नायिका के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, लेकिन लेखक और कवियों ने ही ऐसा दर्शाया है कि महिलाएं पुरुषों से कम समझदार है। लेखक और कवियों ने ही ऐसा दर्शा दिया था कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से कम समझदार है। ठीक, प्राचीन युग में साहित्य व महिलाएं, वैदिक साहित्य, प्राचीन युग में साहित्य और महिलाओं के बीच कैसा संबंध था, साहित्य में महिलाएं कैसी थी, इस चीज को देखना है इसमें। ठीक है, प्राचीन युग में। ठीक, वैदिक साहित्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस काल में समाज में महिलाओं की स्थिति आदरणीय व सम्माननीय थी। ठीक, मतलब वैदिक साहित्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है, मतलब वैदिक साहित्य से हमें इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जो इस काल में ना समाज में महिलाओं की स्थिति आदरणीय व सम्माननीय थी। मतलब प्राचीन काल में जो महिलाएं थी उनकी स्थिति आदरणीय और सम्माननीय थी। उन्हें पढ़ने लिखने का संपूर्ण स्वतंत्रता था, उन्हें पढ़ने लिखने का संपूर्ण स्वतंत्रता, वो पढ़ लिख अपने मर्जी से सकती थी। ठीक, वे धार्मिक
क्रियाकलापों में केवल हिस्सा ही नहीं लेती थी, अपितु धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने में सहायता करती थी। वे सिर्फ धार्मिक कार्यों में केवल हिस्सा नहीं लेती थी, उसको मतलब जो भी धार्मिक कार्य थे उसको संपन्न कराने में ना वो सहायता भी किया करती थी। और उन्हें पुरोहितों और ऋचिकाओं का दर्जा भी उन्हें प्राप्त प्रदान था। लेकिन प्राचीन काल में क्या था कि उन्हें पुरोहित और ऋचिका का भी दर्जा उन्हें प्रदान हुआ करता था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र और स्रोत लिखने का श्रेय तात्कालीन महिलाओं को जाता है। ऋग्वेद में जो अनेक मंत्र और स्रोत लिखे हुए, तो उस ऋग्वेद के समय की जो भी महिलाएं थी उनको इस चीज का मतलब श्रेय जाता है। ठीक। तात्कालीन कवित्रियों में सबसे प्राचीन नाम वाक का मिलता है, जिसने देवसूक्त की रचना की थी। इस सूक्त का पाठ देवी पूजा के समय किया जाता है। ऋग्वेद और सामवेद में महिला साहित्य सृजन करने वाली 20 से भी अधिक महिलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले सूर्य सूक्त रचनाकार सूर्य सावित्री थी। इनके अलावा कई महिला रचनाकारों का नाम ऋग्वेद से प्राप्त हो जाता है। उत्तर वैदिक काल, बौद्ध काल या जैन काल में महिलाओं ने लेखन कला में अहम भूमिका निभाई है। उत्तर वैदिक काल या बौद्ध काल या जैन काल में महिलाओं ने क्या किया कि अहम भूमिका निभाई है। उत्तर वैदिक काल में भी, बौद्ध काल में भी और जैन काल में भी महिलाओं की भूमिका अहम रही है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक। मध्यकाल में महिला व साहित्य। मध्यकाल में महिला और साहित्य के बीच क्या भूमिका रही है, महिलाओं ने साहित्य लिखने में क्या भूमिका निभाई, उस चीज को अब देखना है। ठीक है, मध्यकाल का ये है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में महिलाओं के विकास का नहीं अपितु पतन का युग था। मतलब मध्यकाल में महिलाओं का विकास का युग नहीं था, ये क्या था, पतन का युग था। उनके विकास का युग ना होकर ये पतन का युग बोला गया है। ठीक है। फिर भी इस काल में कई स्थानों पर महिलाओं ने साहित्य सृजन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन फिर भी महिलाओं ने इस काल में भी ना साहित्य लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक। प्राकृत और संस्कृत, तमिल भाषा, मराठी, कश्मीरी, उड़िया व गुजराती में भी लेख किया गया है। मध्यकालीन ब्रज भाषा की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई थी, जिसके भक्ति गीत आज भी जनमानस के हृदय में गूंजते रहे हैं। मध्यकालीन नारियों ने मध्यकालीन इतिहास में कई लेखन किए हैं। मुगल काल में बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने जीवनी काव्य के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की है। और औरंगजेब की पुत्री जेबुनिशा ने विदुषी जेबुनिशा एक विदुषी मतलब विद्वान महिला थी। विदुषी मतलब होता है विद्वान, पंडित स्त्री। ठीक है, विद्वान महिला थी। मतलब क्या है कि मुगल काल में भी जो हुमायूं नामा की रचनाकार गुलबदन बेगम थी या जेबुनिशा, ये सब एक विद्वान महिला थी जिन्होंने रचना की है। मतलब उस वक्त भी रचना हो रही थी, लेकिन वो एक विकास का युग नहीं था महिलाओं के लिए। क्या था कि वो उसमें पतन ही महिलाओं का हो रहा था। अधिकतर महिलाओं ने नहीं किया। जो राजाने घरों से थी या जो शाही परिवारों से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने ही कुछ लेखन लिख पाई होगी। एक आध होगी जो ऐसा कर सकी होगी। ठीक। 18वीं शताब्दी से पहले कई लेखिकाओं ने लेखन किया। बंगाल उपन्यास लेखिकाओं में स्वर्ण कुमारी देवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन थी। ठीक। वह उपन्यास लेखिका के साथ साथ कहानीकार, नाटककार, पत्रकार और समाज सेविका भी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तेलुगु में 100 से अधिक लेखिकाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि मध्यकाल में भले ही मुस्लिम शासकों ने साहित्य के विकास की ओर अधिक ध्यान न दिया और महिलाओं की स्थिति दयनीय होने के कारण वे साहित्य के क्षेत्र में अधिक उपलब्धियां अर्जित न कर पाई हो, परंतु प्रांतीय शासकों के सहयोग से जो साहित्य इस काल में सृजित हुआ वह इतिहास के लिए अमूल्य धरोहर है। ठीक। ये हमारा मध्यकाल का था, ये कंप्लीट हो गया। मतलब मध्यकाल में क्या है कि मुगल कालों के कारण साहित्य में उतनी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त महिलाएं नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो प्रांतीय शासक थे उन लोगों के सहयोग से महिलाओं ने अपने जो भी गिने चुनी महिलाएं थी उन लोगों ने एक अच्छा अपना भूमिका इस चीज़ में अदा की है। और वो सब एक अमूल्य धरोहर के रूप में हम लोगों के सामने भी आता है। ठीक।
आधुनिक काल में महिलाएं और साहित्य। अब देखिए आधुनिक काल में महिलाएं और साहित्य के बीच कैसी भूमिका रही है, क्या रही है। आ, मध्यकाल में अपनी लंबी खामोशी के बाद आधुनिक युग में प्रवेश करने के साथ महिलाओं की लेखनी ने भी गति पकड़ ली, और महिलाओं ने आधुनिक साहित्य सृजित करते समय अपने असंतोष व राष्ट्रीय भाव भावनाओं, विरोध के स्वर और मानसिक ग्रंथियों के खुलेपन का उल्लेख स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक साहित्य में वर्तमान के प्रति निराशा के भाव के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता का भी उल्लेख मिलता है। मतलब क्या है ना कि मध्यकाल में जो महिलाएं लंबी खामोशी पकड़ ली थी, उन लोगों ने साहित्य के क्षेत्र में अधिक भूमिका नहीं अदा की थी। वे आधुनिक युग में ना मतलब आधुनिक युग में जब वो इनका प्रवेश होता है तो ये महिलाएं अपनी खामोशी को तोड़ती है और अपने बारे में लिखती है, अपने असंतोष के बारे में, अपनी सामाजिक और मतलब उनके साथ समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है उन चीज़ों के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीय भावना को वो जागृत करती है। और अपनी मानसिक ग्रंथियों के बारे में, मतलब वो मानसिक तौर पे किस तरह से मतलब उत्पीड़ित या उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है उस चीज़ को वो दर्शाती है। और आधुनिक साहित्य में जो भी वर्तमान में समय है वो निराशा मतलब जो भी उनका वर्तमान है वो निराशा है, लेकिन वो चाहती कि उनका भविष्य जो है एक आशावादिता, मतलब वो भविष्य में उनके साथ कुछ अच्छा हो, इस तरह की बातें वो अपने लेखन में लिखना शुरू कर देती है। ठीक है। आधुनिक समय हिंदी के क्षेत्र में कवित्रियों की एक बाढ़ सी आ गई। प्रतीत होती है कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण से भी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई। छायावादी कवित्रियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध महिला महादेवी वर्मा है। आधुनिक भारत में पद के साथ साथ गद्य लेखन में भी पर्याप्त प्रगति हुई। कहानी लेखन में भी महिलाएं सामने आई, जैसे शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हेमवती देवी, कमला चौधरी आदि। जीवन की कटु सत्य और मधुर अनुभूतियों को कहानियों में प्रस्तुत किया है। आधुनिक काल में महिलाओं का साहित्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रही है। अब महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान से ही भारत को एक शक्ति संपन्न राष्ट्र का रूप प्रदान किया जा सकता है। ठीक। थैंक यू गाइज।